everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 का जो है हमारा ओलिगोपोली। ठीक है, तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन से? चैप्टर 1 परफेक्ट कंपटीशन, चैप्टर 2 मोनोपोली, चैप्टर 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए और कुछ टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाले थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि होली था तो ऑफकोर्स टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ चैप्टर 4 ओलिगोपोली। तो इसमें हम लोग किंग डिमांड तक पढ़ेंगे, बाकी हम प्राइस लीडरशिप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जाते हैं। अब हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है तो हमें फटाफट क्लियर पूरा एकदम अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट थिंग तो क्या है? मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग क्या है ओलिगोपोली का, हम देखते हैं। ओलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ एक मिनट, इसमें कुछ लाइन गड़बड़ है। ओलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब ओलिगोपोली क्या है? एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो क्या है? where there are a few firms in the market producing either homogeneous product or product which are close but not perfect substitute। ठीक है, अब देखो ओलिगोपोली में क्या होता है कि ओलिगोपोली क्या है? एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे सिर्फ कुछ फर्म ही रहती है, थोड़ी सी फर्म रहती है जो प्रोड्यूस बनाती है, या तो फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है या तो फिर कोई अदर प्रोडक्ट जो क्लोज तो हैं लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, एक दूसरे क्लोज रिलेट सिमिलर तो हैं लेकिन एक सेम डिट्टो सेम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल याद करना है कि मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली का मतलब होता है ओलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ अ इम्परफेक्ट कंपटीशन वेयर देयर आर अ फ्यू फर्म इन द market whether producing homogeneous product or product which are close but not perfect substitute। ठीक है, अगर ये ऐसा याद नहीं होता है तो हम अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। पहला क्या है कि क्या है? ओलिगोपोली क्या है? एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे बहुत सारी फर्म काम करती, मतलब फर्म होती है मार्केट के अंदर और वो फर्म बनाती है या तो फिर होमोजेनियस प्रोडक्ट या तो फिर कोई दूसरी प्रोडक्ट जो एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं, क्लोज है लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी हम पॉइंट वाइज बोल के हम लिख सकते हैं सेंटेंस में। तो ये था मीनिंग ऑफ अ ओलिगोपोली। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, कंपटीशन आएगा, यहाँ पे कंपटीशन लिख देना। ठीक है, कंपटीशन लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ। अब फर्स्ट है हमारा फ्यू सेलर, मतलब कुछ सेलर। ठीक है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट, कुछ ही सेलर होंगे। ठीक है, हाँ ये दिखेगा। अब उसमें क्या है? Poly is a market situation in which there are a few firms dealing in homogeneous or different product। अब देखो, फ्यू सेलर का मतलब होता है कि जो ओलिगोपोली है वहाँ वो एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ कुछ फर्म है जो खाली डील करती है होमोजेनियस प्रोडक्ट के साथ और दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या है? इट इज़ ऑल्सो रिफर्स टू एज अ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द फ्यू फर्म आएगा, कुछ फर्म या फ्यू। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ही वो कंपटीशन करती है। ठीक है, सेकेंड है इंडिपेंडेंस ऑफ अ फर्म। अब इंडिपेंडेंस ऑफ अ फर्म बोला है तो क्या है? अंडर ओलिगोपोली देयर आर ओनली अ फ्यू फर्म। ये तो वही लाइन लिखनी है हर एक पॉइंट में, कुछ ही फर्म होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस बोला है इन द इंडस्ट्री
industry, each one producing a homogeneous or a slightly different product. ठीक है, वही सेम ये पॉइंट यहाँ पर है. ठीक है, अब फिर सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, द नंबर ऑफ अ फर्म इज स्मॉलर, ईच फर्म account for a large share of a market and is the position in influence the price and output of a industry in a significant manner. ठीक है, तो इंडस्ट्री के ऊपर जो फर्म्स होती है बहुत सारी वो डिपेंड होती है, मतलब इंडस्ट्री जो फर्म सारी बहुत सारी कलेक्शन ऑफ अ फर्म को ही हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे लार्ज शेयर्स होता है. ठीक है, फर्म स्मॉल फर्म, ईच फर्म अकाउंट फॉर, देखो जो स्मॉल फर्म्स होती है ना वो जितने भी फर्म्स है वो लार्ज शेयर ऑफ अ मार्केट जो भी होता है वो पोजीशन इन्फ्लुएंस करता है एक प्राइस और एक आउटपुट्स को. ठीक है, एक सिग्निफिकेंट मैनर हमको यूज़ करना होता है उसको यूज़ करने के लिए, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए. ठीक है, अब थर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट. अब क्या इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट का. अंडर ओलिगोपोली देयर इज अ mutual independence of a firm in so far as price and output decision is considered. इसमें क्या है कि मोनोपोली के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल एक इंडिपेंडेंस होता है फर्म का, जो प्राइस और आउटपुट जो डिसीजंस होती है जो भी होता है उसको कंसिडर करती है. ठीक है, सो थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट में दिस रीज़न दैट द फर्म अंडर ओलिगोपोली स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट. इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट को पहचानने के लिए इसकी वजह से जो फर्म होती है बहुत सारा कॉस्ट, बहुत पैसे लगाती है, अपने एडवर्टाइजमेंट करती है, सेलिंग कॉस्ट उसको बोलती है जो एडवर्टाइजमेंट पे जो भी खर्चे लग रहे हैं सेल करने के लिए. अब फोर्थ है हमारा intermediaries of a demand curve. ठीक है, under oligopoly it is not possible to determine the demand curve of a firm. इसमें क्या होता है ओलिगोपोली में हम लोग बता नहीं सकते डिमांड कर्व क्या होगा. दिस इज बिकॉज ऑन वन हैंड देयर इज अ ह्यूज इंडिपेंडेंस अमॉन्ग रिवेल. ठीक है, वो एक दूसरे इंडिपेंडेंस होती है. ठीक है, and on other hand there is the uncertainty regarding the reaction of a relay. अब देखो एक तो वो डिपेंडेंट होती है, फिर वो क्या होता है कि एक अनसर्टेन रिगार्डिंग डिसीजन रिएक्शन जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अनसर्टेनिटी हो जाता है, अनसर्टेनिटी में कुछ भी हम लोग डिसीजन ले लेते हैं. अब बात करते हैं किंग डिमांड कर्व. ठीक है, किंग डिमांड कर्व में क्या होता है, KING वाला नहीं, किंग डिमांड कर्व में होता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ज़रूर. तो इसमें याद रखना है अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ एन oligopolistic firm face a king demand curve on the assumption that if it rise the price. देखो ये थियोरी के हिसाब से क्या होता है, और किंग डिमांड कर्व क्या होता है कि ये थियोरी में बताया जाता है कि जो ओलिगोपोली जो फर्म है, ठीक है, जो फर्म है वो फेस करती है किंग डिमांड कर्व को. वो मतलब वो फर्म सोचती है कि वो एज्यूम करती है कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा, हाई होगा, ठीक है, देन द अदर फर्म विल नॉट राइज देयर प्राइस. तो उनका वो जो बाकी जो फर्म है वो अपनी प्राइस को हाई नहीं करेगी. बट इफ़ लोअर इट्स प्राइस, अगर वो प्राइस कम करती है फर्म, लेकिन अगर वो प्राइस कम करती है तो दूसरी फर्म भी प्राइस को कम कर देगी. किंग डिमांड कर्व में यही है. इफ़ प्राइस इंक्रीज हायर देन द किंग डिमांड कर्व विल बी अ मोर इलास्टिक. ठीक है, वो अगर प्राइस हायर होगा तो वो मोर इलास्टिक हो जाएगा. इफ़ प्राइस इज लोअर देन द किंग डिमांड कर्व विल बी अ लेस इलास्टिक. ठीक है, तो अब कर्व देख लेते हैं, उसका डायग्राम देख लेते हैं. देखो अगर हम लोग प्राइस को इंक्रीज करेंगे ना तो हमारा नीचे जाएगा, फ्लॉप होते जाएगा. ठीक है, प्राइस हम लोग एक पॉइंट पे लिखते हैं
जैसे जैसे हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे वो हमारा ग्राफ ऐसे नीचे डाउनवर्ड होता जाएगा। सिंपल ग्राफ है, बस याद कर लेना, समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, किंग डिमांड कब तक ही, सॉरी, जस्ट वेट। तो आज हम लोग किंग डिमांड कब ही तक करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और सॉरी, पता नहीं क्यों पढ़ते टाइम ही बस एनाकोंडा जैसा मुंह फाड़ती रहती हूँ, बट सॉरी, थोड़ा लेट वीडियो मैंने अपलोड किया और बाकी के वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं और आगे भी कर दूँगी। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे प्राइस लीडरशिप के बारे में, वो भी छोटा सा टॉपिक है, तो हम लोग 2-5 मिनट की वीडियो में ख़त्म कर देंगे, 5-6 मिनट की वीडियो में, या जितना जा सके। ठीक है, तो कोई भी समझ ना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, तब तक बाय।